आज बच्चों हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक से कथा संकलन से खून का रिश्ता नामक कहानी को पढ़ेंगे। खून का रिश्ता आज के समाज में रिश्तों में आती दरार और उनके बिगड़ते बनते समीकरणों का कहानी के आरंभ से अंत तक विवेचन किया गया है। कहानी में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र वीर जी अपनी सगाई में ₹1.25 लेने और केवल एक आदमी के भेजने के जिद पर अड़ा है। तुनक मिजाज बाबूजी को बेटे की बात माननी पड़ती है। वीर जी का हृदय मंगल सेन के खून के रिश्ते को बेइज्जत होते देख टूक टूक होता है और वह उस रिश्ते की रक्षा के लिए मंगल सेन को सगाई में भेजकर ही दम लेता है। चांदी की चम्मच के चोरी के आरोप में एक बार फिर से खून के रिश्ते का खून होने लगता है, किंतु उसी समय वीर जी का साला वह चम्मच लेकर उपस्थित होता है और खून का रिश्ता एक बार फिर से दागदार होने से बच जाता है। मंगल सेन भी खून के रिश्ते का लिहाज रखते हुए अपनी बेइज्जती को भूल जाता है। खून का रिश्ता जो है आजकल के इस आधुनिक युग में अगर हमारा सगा संबंधी जो है संपन्न नहीं है, समृद्ध नहीं है, तो हम जो है उसके बारे में किसी से बताते भी नहीं हैं। लेकिन बहुत दूर का रिश्तेदार अगर बहुत संपन्न है तो उसे हम अपने रिश्ते का बताते हैं। इसी के ऊपर आधारित यह कहानी है। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चीलम थामे मन ही मन भतीजे की शानदार शादी की बात सोच रहा था। बारात में वह समधियों के घर बैठा है, हाथ में दूध का गिलास लिए घुट घुट पी रहा है। दूध पीते कभी बादाम की गिरी मुंह में आती है तो कभी पिस्ते की। कोई उसके पास आकर पूछता है, और दूध लाओ चाचा जी, थोड़ा सा और, अच्छा ले आओ आधा गिलास। तंबाकू की करवाहट से भरे मुंह में मिठास आ गई। स्वप्न भंग हो गया। मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा। सचमुच आज सगाई का दिन था। थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी सगाई में जाएंगे। मंगल सेन को खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में छटाक भर खून था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था। उसी वक्त घर का पुराना नौकर संतू आ गया और मंगल सेन के हाथ से चीलम लेकर पीने लगा और बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। मंगल सेन ने सोचा कि संतू मजाक कर रहा है। उसने संतू से कहा, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? संतू ने कहा कि वीर जी आए हैं, वे कहते हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं। ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाहे 2-2 रुपए की शर्त लगा लो। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। रसोई घर में दीवार से पीठ टिकाए बाबूजी बैठे थे। पुत्र वीर जी और बेटी मनोरमा दोनों भाई बहन बैठे खाना खा रहे थे। वीर जी ने कहा, मेरी सगाई ₹1.25 में होगी और केवल बाबूजी जाएंगे। मनोरमा कहती है कि मैं भी जाऊंगी, आजकल लड़कियां भी जाती हैं। इसी बीच मंगल सेन ने अंदर झाँका।
बाबूजी ने कहा, आओ मंगल सेन, देखो यहाँ कौन बैठा है। वीर सिंह ने कहा, नमस्ते चाचा जी। बाबूजी ने कहा, उठकर चाचा जी को पालागन करो, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है। वीर सिंह ने वैसा ही किया। फिर बाबूजी ने मंगल सेन से कहा कि मंगल सेन, जरा आकर टांगे तो हिलाओ। माँ जी ने घूर कर देखा। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी ज़माने में वह फौज में रह चुका था। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। ऊंचा खानदान और शहर के धानी मानी भाई के घर रहना एटता नहीं तो क्या करता। वह बाबूजी का चचेरा भाई था। वह गरीब था। गांव से आकर वह शहर में बाबूजी के घर रहता था और काम में हाथ बटाता था। नाटाकत, सूखा शरीर और मैले कुचैले कपड़े पहनकर फौज का मोटा बूट पहनता था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद तय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगल सेन जाएंगे। उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया तो ऐसे वेश में सामने आए जैसे कोई जोकर हो। फिर उन्हें दूसरों के कपड़े दिए गए, एक पगड़ी भी दी गई। मंगल सेन का कायाकल्प हो गया। फिर वे समधियों के घर गए। बहुत कुछ मिला, जबकि बाबूजी केवल ₹1.25 की मांग दोहराते हैं। मंगल सेन की बड़ी आवभगत हुई। दूध पीते हुए मंगल सेन ने कहा कि मेरा भतीजा एमए है, क्या लड़की कुछ पढ़ी लिखी है? घरातियों ने बताया कि लड़की बीए पास है। जब घर के काम धंधे जानने के बारे में बताया कि थोड़ा बहुत जानती है, तो मंगल सेन ने कहा, थोड़ा बहुत क्यों? सगाई के बाद दोनों भाई लौट पड़े। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ। घर पहुंचते ही मनोरमा दौड़कर मंगल सेन के हाथ से थाल झपट लिया और कहा, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे, लाइए मुझे दीजिए। सब हंसने लगे। सारा कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच चांदी का चम्मच खो गया। सबका शक मंगल सेन पर था। बाबूजी उसे सबके सामने फटकारा। मंगल सेन गिरकर बेहोश हो गया, किंतु एक लड़के ने चम्मच लाकर दिया। वहीं कहीं गिरा हुआ था। संतू मंगल सेन को हवा देकर होश में लाने का प्रयास कर रहा था। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता एवं वातावरण प्रधान कहानी है। कहानी तत्वों की दृष्टि से खून का रिश्ता कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कथानक, अपनी सगाई मात्र ₹1.25 में ही संपन्न कराने हेतु बाबूजी के आधुनिक पुत्र वीर जी कटिबद्ध हैं। वीर जी के माता पिता समधी के द्वार पर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पूरी लाव लश्कर के साथ जाना चाहते हैं। वीर जी के चाचा सेवानिवृत्त वृद्ध मंगल सेन विकलांग होते हुए भी इस अवसर पर पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए उतावले हैं, लेकिन उनकी भाभी, भाई और नौकर तक उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। सगाई में मंगल सेन को भेजने के लिए विवश भाभी ने उसके लिए अपनी पुत्री
मनोरमा से धुला हुआ पाजामा और पगड़ी भी दिलाई। जूतों में पॉलिश भी की गई। मंगलसेन का इस प्रकार कायाकल्प किया गया। बाबूजी और मंगलसेन लड़की के पिता के घर जाकर सगाई की रस्म पूरी करके वापस आ गए। समधी के घर से प्राप्त सामानों में चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देखकर वीर जी की माँ का पारा गर्म हो गया। उन्हें संदेह हुआ कि एक चांदी की चम्मच में मंगलसेन ने अवश्य हेरा फेरी की है। फलतः बाबूजी ने उन्हें दंडित करने की धमकी भी दी। दैवयोग से वीर जी का साला उसी समय आ पहुंचा और चांदी की 1 चम्मच मनोरमा को देकर तुरंत वापस चला गया। मंगलसेन पर इस प्रकार लगा आरोप निराधार सिद्ध हुआ। खून का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ा रह गया। इस प्रकार कहानी का कथानक विचार उत्तेजक, प्रभाव उत्पादक एवं जीवन के यथार्थ से जुड़ा है। शीर्षक: वर्तमान समाज में रिश्तों में आती दरार और उनके बिगड़ते बनते समीकरणों का कहानी के आरंभ से अंत तक विवेचन किया गया है। कहानी में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र वीर जी अपनी सगाई में ₹1.25 लेने और केवल एक आदमी के भेजने की जिद पर अड़ा है। तुनक मिजाज बाबूजी को बेटे की बात माननी पड़ती है। वीर जी का हृदय मंगलसेन के खून के रिश्ते को बेइज्जत होते देख टूक टूक होता है और वह उस रिश्ते की रक्षा के लिए मंगलसेन को सगाई में भेजकर ही दम लेता है। चांदी की चम्मच की चोरी के आरोप में एक बार फिर से खून के रिश्ते का खून होने लगता है, किंतु उसी समय वीर जी का साला वह चम्मच लेकर उपस्थित होता है और खून का रिश्ता एक बार फिर से दागदार होने से बच जाता है। मंगलसेन भी खून के रिश्ते का लिहाज रखते हुए अपनी बेइज्जती को भूल जाता है। खून का रिश्ता शीर्षक निश्चित रूप से अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है। पात्र और चरित्र चित्रण: कहानी खून का रिश्ता में मानवीय, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का विवेचन किया गया है। विशेष रूप से सभी पात्रों के चरित्रों को संवारा गया है। यह भाव और चरित्र प्रधान कहानी है। मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही मुख्य विषय है। कहानीकार ने कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में वीर जी को प्रस्तुत कर लक्ष्य सिद्धि का संकल्प लिया है। स्वतंत्र भारत में अपनी भावी जिंदगी को संवारने के लिए प्रमुख पात्र वीर जी दहेज रहित विवाह का विस्मयकारी निर्णय लेता है और उसमें सफल भी होता है। वीर जी की मांगे एक स्वस्थ गृहिणी का चित्रांकन है। वह कभी खून के रिश्ते की गरिमा को साकार रूप देती है तो कभी उसी पात्र मंगलसेन की उपेक्षा भी करती है। चरित्र की सूक्ष्मता और चारित्रिक भंगिमाओं का वैविध्य कहानी में दर्शनीय है। पात्रों की यथार्थता को कहानी में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण में विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कथोपकथन: कहानी के कथोपकथन पूर्ण, नियंत्रित, चमत्कार युक्त है। कहानी में जिज्ञासा और कौतूहल को उजागर करने वाले संवाद सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। कहानी के संवाद
कथानक को गतिशील बनाने वाले, अत्यंत चुटीले और पात्रों के चरित्रों को उजागर करने वाले हैं। पुत्र वीर जी के दहेज विरोधी और माँ और पिता के क्षुब्ध वात्सल्यपूर्ण चरित्र का दो संवाद यहाँ दृष्टव्य है। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। इस प्रकार कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत सफल कहानी है। भाषा शैली। किसी कहानी का प्राण तत्व भाषा शैली होता है। खून का रिश्ता कहानी को कहानीकार ने सरल एवं बोधगम्य भाषा के द्वारा प्रभावशाली बनाया है। चित्रात्मकता एवं प्रवाहमयता के साथ साथ भाषा में अर्थ की उपयुक्तता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। भाषा की सांकेतिकता से सूक्ष्म मानवीय संबंधों को उजागर करने के लिए उसकी व्यंजना शक्ति बढ़ाई गई है। क्रियाओं के वेग और अंतर्द्वंद के विचार से किया गया शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा। इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। भाषा को अंग्रेजी और उर्दू शब्दों के प्रयोग से चुलबुली बनाया गया है। सलामत, उसूल, लर्जिश, तकरार, आबरू, ख्याल, तख्त, मजाक, हैसियत आदि उर्दू शब्दों और सूटकेस, इंस्पेक्टर जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है। कहानीकार ने भाषा को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यत्र तत्र दांत तले ओठ दबाना, दुम हिलाना, थू-थू करना, पीठ पर चाबुक पड़ना आदि मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भावाभिव्यक्ति को भी सफल बनाया है। कहानी का महत्वपूर्ण तत्व शैली होता है, जिसके द्वारा कहानी में लेखक प्राण प्रतिष्ठा करता है। कहानी की सभी शैलियों का शब्द चयन मुग्धकारी है। बाबूजी की शैली इस कहानी में ओज गुण से युक्त है। मंगल सेन के प्रति संतु नौकर की शैली व्यंग्य प्रधान है। देश काल और वातावरण सभी परिस्थितियों की योजना कहानी में साभिप्राय और क्रमानुगत है। देश काल और परिस्थितियों का आंचलिक और स्थानीय रंग कहानी में उपस्थित है। कहानी का प्रारंभिक दृश्य मंगल सेन के दिवास्वप्न से संबंधित है, यथा वह अपने भतीजे वीर जी की सगाई पर संभावित सम्मान का स्वप्न देखता है। वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास, जिसे वह घूट घूट करके पी रहा है। ले आओ आधा गिलास। प्रेम, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य आदि की सरसता वातावरण के प्रभाव से सजीव हो उठी है। समाज में दरकते संबंधों का चित्रण समाज के वर्तमान
वातावरण के यथार्थ चित्रण द्वारा किया गया है। माता पिता की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाते पुत्र का यह साकार चित्र देखिए। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी कि खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। इस प्रकार देश काल और वातावरण की दृष्टि से यह अत्यंत सफल कहानी है। उद्देश्य, भीष्म साहनी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज जैसे सामाजिक कोड का उन्मूलन करने का रणनीम घोष किया है। कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, ममत्व और समता भाव संचारित करना है। इस कहानी में प्रमुख नारी पात्र वीर जी की माँ ने उसकी खुशी के सम्मुख अपने समस्त आदर्शों तथा प्रलोभनों का परित्याग किया है। मात्र खून के रिश्ते की बहुमूल्य कीमत के लिए कहानी का यह परित्यागपूर्ण समापन पाठक को चकित कर देने वाला है। खून का रिश्ता कहानी के कहानीकार भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, पाकिस्तान में 8 अगस्त सन 1915 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम हरवंश लाल था। राष्ट्रीय आंदोलनों और देश विभाजन की घटनाओं का आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1957 से 1963 तक आपने मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में काम किया और टॉलस्टॉय, आस्ट्रास्की आदि की रचनाओं के अनुवाद किए। दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भी साहनी जी ने कार्य किया। 88 वर्ष की उम्र में 11 जुलाई सन 2003 ईस्वी को इस कथा लेखक का निधन हो गया। भीष्म जी की 3 कथा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। भाग्य रेखा, पहला पाठ और भटकती राख, झरोखें, कड़ियाँ, तमस आदि उपन्यास भी आपने लिखा है। भीष्म साहनी गहनतम मानवीय संवेदनाओं के कथाकार थे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाज परक थी। आप अपनी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के अंतरंग चित्र बड़े मार्मिक रूप में प्रस्तुत करते थे। कहानियों के विषय जाने पहचाने होते थे, किंतु भीष्म साहनी की विशेषता उनके किसी नए कोड को उजागर करने में थी। व्यंग्य और करुणा आपकी कहानियों के प्रमुख गुण हैं। कहानियों में प्रायः ही किसी न किसी प्रकार की विडंबना को अभिव्यक्ति मिली है, जो किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान समाज के अंतर्विरोधों की ओर संकेत करती है। आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं माता, विमाता, वीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, कटघरे, अपने अपने बच्चे, कुछ और साल, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिफारिशी चिट्ठी, वांगचू आदि। आपकी कथा शैली की प्रमुख विशेषता है सरलता और सहजता। आधुनिक कहानी की पेचीदगी
प्रतीकात्मकता और सूक्ष्म शिल्प आपकी कहानियों में नहीं है, किंतु प्रेषणीयता और प्रभाव की दृष्टि से वे निश्चय ही बेजोड़ ठहरती हैं। आपकी कथा शैली में रिपोर्टाज की पद्धति का विशिष्ट उपयोग मिलता है। कहानियों की भाषा व्यावहारिक हिंदी है, जिसमें उर्दू की शब्दावली का विशेष योगदान रहता है। जिस प्रकार आपकी कहानियों का विषय वस्तु व्यक्तिनिष्ठ न होकर समाज परक है, उसी प्रकार आपकी भाषा भी पूर्वाग्रह मुक्त और लोक परक है। आधुनिक कहानीकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। आरंभ में मनोरंजन और आत्म परितोष के लिए कहानी सुनी जाती थी। बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए तथा नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य एवं आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को माध्यम बनाया गया। कहानी अपनी वर्णनात्मक विशेषता के कारण अत्यंत प्रभावशाली विधा रही है। निबंध की तुलना में कहानी गद्य की बहुत सरल विधा है। कदाचित इसीलिए उसका चलन भी निबंध के पहले से है। कहानी कहना और सुनना सभी अवस्था के लोगों को प्रिय है, पर कहानी केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं, वह गहन विचारों और संदेशों को भी वहन करती है। विश्व साहित्य में ऐसी भी कहानियाँ लिखी गई हैं जो देश और काल की सीमा का अतिक्रमण करती हुई मानव मन पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ गई है। कहानी के लक्षण और परिभाषा के संबंध में विचारकों के अलग अलग मत हैं। प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है: सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवसित होने वाली गद्य विधा कहानी है। एडगर एलन पो का अभिमत है कि कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है, जिसके पढ़ने से आधे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। अन्य परिभाषाओं के आधार पर कहानी के लक्षण निम्नांकित रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं। कहानी में एक ही विषय अथवा संवेदन का प्रस्तुतिकरण होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है तथा उसमें संवेदनात्मक अनुभूति होती है। मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों एवं तथ्यों की रोचक व्यंजना होती है। वस्तु तत्व, चरित्र, घटनाएं, कथानक का आकार लघु होता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का प्रकाशन भी कहानी का लक्ष्य है। कहानी में 6 तत्वों की प्रधानता होती है। पहला कथानक, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा वातावरण और देश काल, पांचवा भाषा शैली, छठवां उद्देश्य। कथानक जो है कहानी का सबसे प्रधान तत्व है।
देश में कहानी का आरंभ वैदिक युग से ही हो गया था। ऋग्वेद के यम यमी, पुरूरवा उर्वशी आदि के संवाद, उपनिषदों के रूपात्मक व्याख्यान, नहुस, ययाति आदि के उपाख्यान तथा ऋषियों मुनियों की कथाएं भारतीय कहानी के प्राचीनतम रूप हैं। लौकिक संस्कृति में उपदेश और नीति प्रधान कथाओं का प्राचुर्य मिलता है। बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथ तथा मुंज, भोज, विक्रमादित्य आदि के शौर्य और प्रणय की गाथाओं को लेकर लिखी गई रचनाएं कहानी के ही प्राचीन रूप हैं। संस्कृत के पश्चात पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में बौद्ध और जैन धर्म संबंधी अनेकानेक कथाएं लिखी गई हैं। अपभ्रंश भाषा में चरित्र काव्यों तथा कथा काव्यों का लंबा इतिहास मिलता है। हिंदी में आधुनिक कहानी के उदय के पूर्व प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत की परंपरा में कथा साहित्य की रचना हुई। इसका आरंभिक रूप काव्यमय है। इस कथा साहित्य की एक परंपरा चारणों तथा अन्य कवियों द्वारा विकसित हुई, जिसमें ऐतिहासिक पौराणिक कथा नायकों में कल्पना का पुट देकर उनके चरित्र श्रवण से पुण्य का लोभ दिखाया गया। कथा साहित्य की दूसरी परंपरा सूफियों द्वारा विकसित हुई। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती आदि ऐसे ही प्रेमाख्यानक काव्य हैं। हिंदी कहानियों का तीसरा प्राचीन रूप किस्सा, वृत्तांत आदि के रूप में मिलता है। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएँ इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं। सिंहासन बत्तीसी, वैताल पचीसी, माधवानल, काम कंदला, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में कथा साहित्य की जो पद्धति प्रारंभ हुई वह किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में भारतेंदु तक चली आई है। ये कहानियाँ कथा, आख्यायिका, वृत्तांत, वार्ता, किस्सा आदि अनेक रूपों में लिखी जाती रही हैं। इनका कोई स्वरूप भी निर्धारित नहीं हो सकता। ये कहानियाँ या कथाएँ गद्य पद्य दोनों माध्यमों में लिखी जाती थी। इनमें अप्राकृतिक तथा अति प्राकृतिक तत्वों का प्रधानता रहता था। भूत, प्रेत, पशु पक्षी आदि कथा के विकास में सहायक होते थे। घटनाएं नितांत अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक रहती थीं। इनमें स्वाभाविकता का अभाव था। आधुनिक कहानी परंपरा और स्वरूप की दृष्टि से प्राचीन कहानी से भिन्न है। आज की कहानी का एक निश्चित लक्ष्य होता है, वह अस्वाभाविक घटनाओं और अति मानवीय पात्रों का घटाटोप नहीं होती। आज की कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। वह जीवन में यथार्थ की प्रतीक्षाया है। वह आज अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बन गई है। आज की कहानी मानव जीवन के किसी एक पक्ष अथवा घटना का सूक्ष्मता के साथ चित्रण करती है। इसका संबंध सामयिक जीवन से होता है। वह यथार्थ को प्रस्तुत करती है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन है, इस पर विवाद है। इस संबंध में 7 कहानियों के नाम गिनाए जाते हैं। रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली। रचना काल की दृष्टि से इनमें रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी है, किंतु
कहानी कला की दृष्टि से उसको आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। इसकी रचना प्राचीन कथा पद्धति पर हुई